भारतीय जनता पार्टी के नागपुर शहर के अध्यक्ष आदरणीय प्रवीण दटके, हमारे पूर्व सांसद और यशस्वी उद्योगपति अजय संचेती जी, आमदार विकास कुंभारे, पूर्व महापौर दयाशंकर तिवारी जी, हमारे सीनियर कार्यकर्ता और पूर्व विधायक गिरीश व्यास, ज्येष्ठ कार्यकर्ता घनश्याम कुकरेजा जी, श्री पराग सराफ जी, श्री संतोष सोनी, श्री धीरज दोरे, मोहित गेडाम, असीम खान जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय पदाधिकारीगण और उपस्थित भाई और बहनों, गिरधारी जी ने अभी जो गीत बताया वो शैलेंद्र जी का है और विशेष रूप से मुकेश ने गाया है। उनके गीतों में यह विशेषता थी कि समाज जीवन और मानवीय जीवन की बहुत सी अच्छी अच्छी बातें, फिलोसॉफिकल बातें शैलेंद्र जी ने अपने गीतों में लिखी है। राज कपूर जी के वो बहुत ही फेवरेट गीतकार थे। उनके बारे में कहा जाता था कि वो लेफ्टिस्ट विचारों के हैं। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, वो ये गाना उन्हीं का था। और उसके पीछे एक भाव था, और जो भाव है वो उनके मन में जो था, जो आपके मन में है और जो मेरे मन में है, वो भाव एक ही है। और वही भाव को अलग अलग समय में अलग अलग शब्दों में लोग रखते हैं। अभी बीच में भूटान के प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात कही यूनो में। उन्होंने जो बात की थी वो डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, यानी राष्ट्रीय राज्य या राज्य देश में जो सुखांक है, सुख है समाधानी जीवन का, उसका इंडेक्स, ये बात उन्होंने की थी। मैंने जब यह सुना तो मुझे लगा कि ये इंडेक्स काफी बड़े प्रमाण पर बढ़ाया जा सकता है। डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स फॉर बिजनेसमैन ट्रेडर्स, डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स फॉर फार्मर्स, डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स फॉर लेबर। तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि ये इसका अर्थ क्या है। अर्थ यही है कि आप सब सुख, समाधान और समृद्धता चाहते हैं। कोई जीवन में फेल्यूर नहीं चाहता, जीवन में अच्छा जीवन चाहता है, सुखी जीवन चाहता है, समाधानी जीवन चाहता है। समाधानी जीवन की व्याख्या अगर होगी तो वो शुरुआत कहां से होती है? वो परिवार से होती है। घर में मर्सिडीज है, बंगला है, पर बेटा बाप से बात नहीं कर रहा, बाप बेटे से बात नहीं कर रहा, दोनों माँ से बात नहीं कर रही और बहू कुछ तीसरे रास्ते पे चल रही है, तो घर में खुशी नहीं होती। खुशी का मतलब यह होता है कि पारिवारिक खुशी, आर्थिक खुशी, सामाजिक खुशी, जॉब सेटिस्फैक्शन की खुशी, तो यह क्या है, ये आप सबको पता है। और इसलिए हम सबके जीवन में ये सुखी, समृद्ध, संपन्न जीवन सबको प्राप्त हो, यही हमारी फिलॉसफी है। भारतीय जनता पार्टी को 3 विशेष मिशन में डिफाइन किया जाता है, जो हमारी कमिटमेंट है कि राष्ट्रवाद, हम 2-4 रहे न रहे पर तेरा वैभव अमर रहे मां। हम राष्ट्र के लिए समर्पित है और इसलिए नेशनलिज्म हमारा आत्मा है, राष्ट्रवाद हमारा आत्मा है। इस देश को भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करना, हमारी सीमाओं को सुरक्षित करना, हमारे देश की तरफ किसी ने टेढ़ी नजर से नहीं देखना चाहिए, इतना सामर्थ्यशाली बनना। और ये राष्ट्र आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सभी दृष्टि से, डिफेंस के दृष्टि से भी हमको शक्तिशाली बनना। शक्तिशाली बनने का मतलब ये नहीं है कि हम साम्राज्यवादी है। आज नेपाल के मन में और भूटान के मन में और श्रीलंका के मन में हमारे प्रति डर नहीं है। अभी मैं आज ही आ रहा था तो नेपाल में कुछ रोड बन रहे हैं, तो नेपाल के सरकार से मुझे संपर्क किया और उन्होंने कहा कि 10 पैकेजेस में 10 के 10 चाइनीज कंपनी आई है। हम चाहते कि 50% इंडियन कंपनी आए, आप इसमें कुछ लेकर हमें बताइए।
हम भी उसमें मदद करने वाले हैं। पर बाकी देशों के बारे में ऐसा लगता है कि वो हमारा देश कभी भी खा लेंगे, पर हिंदुस्तान के बारे में ऐसा क्यों नहीं लगता? क्योंकि हमारी सोच जो है, हमारी जो संस्कृति और इतिहास और विरासत है, हम ये कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो। हमने कभी नहीं कहा कि मेरा कल्याण पहले हो, बाद में विश्व का कल्याण हो। हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। और इसलिए राष्ट्रवाद की सर्वांगीण उन्नति और विकास के साथ शक्तिशाली राष्ट्र निर्माण होने के बाद में भी हम ये चाहते कि ये राष्ट्र को निर्माण करना है तो गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, सुशासन और विकास के द्वारा ये होगा। और इससे हम आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर भारत बनेंगे। मोदी जी इस बात का उल्लेख बार बार करते हैं, आत्मनिर्भर भारत, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, विश्व की नंबर 1 की आर्थिक महाशक्ति। ये सब करने के पीछे आपकी हमारी भावना यही है कि हम गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट से इस देश का विकास करें। और तीसरी बात जो हमारा उद्दिष्ट है कि इस समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, उनको हम दरिद्र नारायण को हम अपना परमेश्वर भगवान माने और हम उसकी निरंतर सेवा करते रहे। और जिस दिन उन व्यक्तियों को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा। ये हमारा उद्दिष्ट सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय के रूप में प्रसिद्ध है। अब ये तीनों मुख्य विचारों के प्रति पूरा विश्वास रखकर हम समाज में सर्वांगीण प्रगति और विकास करेंगे तो समाज के स्टेक होल्डर्स कौन है? कोई एक आदमी स्टेक होल्डर नहीं हो सकता। ये देश किसी एक व्यक्ति का नहीं है, एक समुदाय का नहीं है, एक समाज का नहीं है, ये देश सबका है। वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। और इसलिए हमारी जुडिशरी, हमारी एग्जीक्यूटिव विंग, हमारी लेजिस्लेटिव विंग और हमारी मीडिया, या 4 स्तंभों पर हमारा लोकतंत्र खड़ा है। और संविधान में हमारे उद्दिष्टों के बारे में, अधिकारों के बारे में स्पष्टता आई है। संविधान हमारे लिए भगवत गीता और बाइबल और कुरान जैसा है। और संविधान के आधार पर इस समाज की रचना करना होगा तो इसके हर स्टेक होल्डर को सुखी समाधानी बनाना होगा। और सुखी और समाधानी बनाने के लिए हम अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ये बहुत आसान है कि नागपुर बहुत सुंदर बनना चाहिए, बहुत अड़चने हैं। नागपुर सुंदर बनाने में, स्वच्छ बनाने में अड़चनें कम नहीं है। कचरे की अड़चन है, ड्रेनेज की अड़चन है, नाग नदी की अड़चन है, अनेक प्रकार की अड़चनें हैं। पर कभी ना कभी हमको सभी प्रकार की समस्याओं को लेकर उसका अध्ययन करके सामूहिक रूप से हमें इन समस्याओं को सुलझाना होगा, समस्याओं को निपटाना होगा। अभी जिसका उल्लेख दयाशंकर जी के बारे में किया था, हम सबको इस बात की खुशी भी और अभिमान भी है कि कोविड के समय उन्होंने, कठिन काल था, मैं 2 महीने नागपुर में था, बहुत कठिन स्थिति थी। आपने भी कठिनाई का सामना किया था, मैं भी, हम सब लोग भी अड़चन में थे। 4-4 महीने लोगों के पगार नहीं दे सके थे, ऐसी घर की स्थिति थी। पर परिस्थिति गंभीर थी। और मुझे याद है कि जब मेरे पास कुछ कार्यकर्ता आए और बोले कि ऐसी ऐसी स्थिति है, तो मैंने मेरे दोनों पुत्रों को बुलाकर कहा कि इस बार चिंता मत करो, जितना मांगती इतना देते जाओ, तो कोई संकोच मत करो, बाकी बाद में देखेंगे। और मुझे लगता है कि उस परिस्थिति में हम लोगों की जान बचाने के लिए लगे थे। हमने ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, डॉक्टर मेरे पास फोन करते थे कि 1 घंटे में नहीं मिला तो गडकरी साहब मेरे यहाँ 10 पेशेंट मर जाएंगे, मैं जिम्मेदार नहीं हूंगा। ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं थे। मैं सोचता था, स्वस्थ होता था, समझ में नहीं आता था कैसे करें। मैंने उठाकर एयरफोर्स के चीफ को फोन लगाया। मैंने कहा आपका हवाई जहाज मुझे दो। बोले सर क्या करेंगे? मैंने बोला वो मुझे हमारे आंध्र, अपने उड़ीसा से, विशाखापट्टनम से ऑक्सीजन लाना है और ट्रक आने को 2-2 दिन लगते हैं। मुझे 2 घंटे में ऑक्सीजन लाना है तो मैं लोगों की जान नहीं बचा पाऊंगा। तो उन्होंने कहा मैं बात करता हूँ। थोड़ी देर के बाद फोन आया, उन्होंने कहा कि मैं ऑक्सीजन भरी ट्रक हवाई जहाज में नहीं ले जा सकता, एक्सप्लोजिव जैसे इसके लिए अड़चन आएगी।
पर मैं खाली ट्रक ले जा सकता हूं। बोला कोई बात नहीं, आप एक काम करो, खाली ट्रक ले जाओ। हम ऑक्सीजन भर के ट्रक लाते थे। नागपुर के एयरपोर्ट पर हवाई जहाज एयरफोर्स का खड़ा रहता था, 2 ट्रक हवाई जहाज के अंदर घुसाते थे और वो उड़ के 2 घंटे में वहां जाते थे। फिर हवाई जहाज वो आते थे नागपुर, फिर हम वापस भेजते थे और ऑक्सीजन आता रहा। हम हारे नहीं, हमने कोई चिंता नहीं की और लोगों ने इतना सहयोग किया कि पहली बार जब मैं कभी अनुभव लिया कि लोगों को हमने ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स लाए, 500 वेंटिलेटर्स लोगों को विदर्भ तक हमने डोनेट किए। और मैंने हमारे कार्यकर्ता को कहा अपना फोटो नहीं छापना, प्रचार मत करना, बैनर नहीं लगाना, स्पॉन्सरशिप इन्होंने दिया ये मत लिखना, आप कर्तव्य बुद्धि से कर्मण्य वाधिकार से मां फलेषु कदाचन, इस भाव से लोगों की मदद करिए, यही भाव से करिए। और आपको ताज्जुब होगा, 500 वेंटिलेटर आए, 70 एम्बुलेंसेस ऐसी नहीं, एक मेरघाट में, बुल्डाना में, अकोला में, पूरे सब जगह भेजी। तो हमारे पद्मश्री जिनको मिली है मेरघाट में, डॉक्टर क्या नाम उनका, नहीं कोल्ले नहीं, जो वर्धा के हैं, उन्होंने हार्ट के ऑपरेशन एम्बुलेंस में किए और आदिवासियों की जान बचाई। यानी एक प्रकार से इतने बड़े प्रमाण पर फिर हमारे समाज में भी लोग हैं। रेमडेसिविर आया, ब्लैक मार्केट शुरू हो गया। ब्लैक मार्केट शुरू हो गया तो पता चला 10,000, 20,000, 50,000 मौत के सौदागर आए आगे। वो आप यहां बैठे हुए इसमें से कोई नहीं होगा अगर गलती से होगा, टोपी फिट होगी तो माफ करना मुझे। तो रेमडेसिविर का ब्लैक मार्केट शुरू हुआ। फिर हमने रेमडेसिविर जाके वर्धा में जाके एक फैक्ट्री में उसके लाइसेंस लाए, वो बनाए और इतने फैला दिए, हिंदुस्तान में भेजे कि जिन्होंने ब्लैक मार्केट के लिए रखे थे वो भी बाहर आके बेचने लगे। फिर फंगस के इंजेक्शंस आए, हम लोग वर्धा में वो भी बनाए। डॉक्टर कापरे और सब डॉक्टर मेरे पास आए। मीटिंग में एक डॉक्टर के आंखों में आंसू थे कि फंगस से लोग मर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर। डॉक्टर कापरे जी वगैरह इतना काम कर रहे थे। हमने फंगस के इंजेक्शंस लाए, वो भी सस्ते में। हर समस्या का समाधान ढूंढते थे। कठिनाइयां थी पर उसके पीछे भावना थी लोगों को मदद करने की। और मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि नागपुर के अपने व्यापारी बंधुओं ने भी इस समय आगे आकर खुले दिल से लोगों की मदद की, सहयोग किया और बहुत अच्छा व्यवहार किया। तो एक तरफ हम हमारी फायदे की बातों का केवल नहीं सोचते। कोई भी व्यापारी एक नागरिक है, कोई भी व्यापारी एक पिता है, कोई भी व्यापारी एक परिवार का प्रमुख है, कोई भी व्यापारी देश का नागरिक है। कोई भी व्यापारी जो व्यापार करता है तो उसकी अनेक प्रकार की जिम्मेदारियां भी है और इसलिए 2 पद्धति से काम करना होगा कि व्यापार में काम करने वाले लोगों का विकास होना चाहिए। अब ये जब बात मैं करूंगा तो लोग मुझे बोलेंगे कि ये व्यापारों के समर्थन में है। मैं बड़ा खुश होता हूं। ये विकी कुकरेजा बहुत अच्छे टॉलर बना रहा है, तो मुझे इसकी खुशी हुई कि नागपुर में हमारा कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुंबई जैसे टावर नागपुर में अच्छे क्वालिटी के बना रहा है। ये अच्छी बात है। जनरली वो आमिर खान का एक पिक्चर था, उसमें ऐसा होता बोलता है कि भाई हम जब नापास होते तो बहुत ही दुख होता है, पर मित्र जब मेरिट में आता है तो उससे भी ज्यादा दुख होता है हमारी अड़चन ये है कि दूसरों के यशों को हम पचा नहीं सकते। किसी के यहां मृत्यु हो गया तो दुख और दर्द में शरीक होना आसान है, पर किसी के जीत में और किसी के खुशी में आसान होना बहुत कठिन है। और इसलिए हमारे यहां कैसे, मैं बहुत बार ये गिरधारी पर और सबको कहता हूं कि ये चिल्लर वाला बंद करो। मैं थोड़ा साफ बोलता हूं, मुझे माफ करिए। अब नागपुर में मुझे बताओ 500 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने वाले कितने लोग हैं? 1000 करोड़ करने वाले कितने हैं? आज अजय संचेती जी को बुला, आपने अच्छा काम किया। अजय संचेती
केवल कोल माइनिंग में काम नहीं करता। तो जो यूरेनियम है, जो देश के लिए सबसे आवश्यक है, उस यूरेनियम में माइनिंग करने वाली लीडिंग कंपनी में भी उनके कंपनी का नाम है। इस बात का हमको अभिमान है। वो नागपुर के हमारे सत्यनारायण नुवाल जी 50% एक्सपोर्ट करते हैं और यहां तैयार करके 6,000 करोड़ का टर्नओवर करते, 50% एक्सपोर्ट करते हैं देश के लिए। यह हमारा लिए अभिमान है। नागपुर की प्रगति कैसे होगी? क्या सुपारी और लवंगा और शक्कर बेच के थोड़ी होगी? वो बेचना चाहिए, उससे नहीं होगी। देखिए, यू आर नॉट ए वेल्थ क्रिएटर, यू आर एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर। जो आदमी पैसा कमाएगा वो रोजगार देगा। अगर तुम्हारे पास नंबर 1 और नंबर 2 में भले कितना भी पैसा आए और शादी है लड़की की, तो बैंड बुलाएंगे। आजकल बैंड वाले भी लाखों में लेते, 5 लाख रुपए। तो बैंड वाले जो जितने लगा रहे बजा रहे उनको फायदा होगा। फिर फूल लगाएंगे घर पे, तो फूल लगाने वाला, सजाने वाला, उसको काम मिलेगा। किसान फूल पैदा करेंगे, उसके फूलों को कीमत मिलेगी। फिर पेड़ा बांटोगे तो पेड़े बांटने वाले का दुकान चलेगा। फिर आप फुलझड़ी दोगे, फुलझड़ी वालों का चलेगा। फिर आप कपड़े लगाएंगे तो हमारे जैन बैठे ही है यहाँ, उसके जो रंगीन ड्रेस है उसको मार्केट कैसे मिलेगा? फिर वो शादी के लिए 1, 2, 3, 4, 10, 20 मत्थे मार ही देगा, ये दोपहर का, ये शाम का। तो टेलर को काम मिलेगा, उसको काम मिलेगा। तो कपड़ा कहां से आएगा? तो कपड़ा बुनने वाले को काम मिलेगा। कपड़ा कौन बुनेगा? जो सूत मिलेगा वो बुनेगा। तो सूत मिलेगा तो सूत मिल को काम मिलेगा। सूत कहां से आएगा? अगर किसान कपास लगाएंगे तो उनको फायदा होगा। तो ये जो इकोनॉमी है, ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए मल्टीप्लाई होती है। और इसलिए मैं बहुत दिनों से आग्रह से आपको एक बात कहूंगा कि नागपुर में एंटरप्रेन्योरशिप पैदा करो। नागपुर में कभी कभी यह सोचना चाहिए कि 5,000 करोड़ के ऊपर धंधा करने वाले कितने लोग हैं, फिर 2,000 से 5,000 करने वाले कितने हैं, फिर 1,000 से 2,000 करने वाले कितने हैं, फिर 500 से 1,000 में कितने हैं, और 50 से 500 के कितने हैं। और कभी तो भी आप उनके सत्कार करो कि तुम्हारे इस काम के लिए तुमने नागपुर की इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट किया। अब यह संख्या बढ़ेगी तो देश आत्मनिर्भर भारत बनेगा। अगर यह नहीं बढ़ेगी तो कहां से बनेगा? सरकार के पास 100 रुपए का फंड है और मैं जो योजना कर रहा हूं उसमें 1,000 रुपए के फंड की जरूरत है, तो मैं 100 रुपए सरकार से देता हूं और 900 रुपए जनता से लेता हूं। तो फायदा किसका होगा? जनता का होगा। अभी मैं हाईवे बना रहा हूं, एक दिन मेरे मन में आया कि पैसे देने वालों की कमी नहीं थी। बड़े बड़े कैनेडियन, अमेरिकन, ऑस्ट्रियन बहुत लोग मुझे मिलते रहते हैं। एक दिन मैंने बोला, बात बंद करो, मेरी अपॉइंटमेंट मुझे नहीं मिलना है, मुझे इस देश के गरीब के पैसे से बनाना है। मैंने इन्विट मॉडल खोला और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर किया और 25% मैंने बॉन्ड्स रिजर्व रखे गरीब लोगों के लिए। सफाई कामगार, पत्रकार, छोटे छोटे लोग, मजदूर, उनको कहा ये बॉन्ड्स इनको दो। और मैंने उनको कहा कि 8.05% ब्याज साल का दूंगा और हर महीने में तुम्हारे अकाउंट में जमा करूंगा ब्याज। और जब मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च किया, मैं गोवा चला गया था। 10 दिन का टाइम था। 10 दिन के बाद मेरा समय लिया और मुझे बताया कि आकर मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, मालूम है आपको, वो बुल है बड़ा, वहां बड़ा ऊपर में हॉल है और उसको मैं हर जा उसके सींग पकड़ता हूं। वो बोलते हैं आप पकड़ो क्योंकि आप ही इसके पकड़ने में बड़ा लाभदायी होता है। तो मैं ऊपर गया तो वो एक, मैं गोवा था तो मुझे हमारे चेयरमैन का फोन है, सर गड़बड़ हो गई। बोला क्या हुआ? बोले हमारे बॉन्ड 10 दिन की लिमिट में ही थी, पहले दिन 7 घंटे में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। और कानून कहता है कि पैसा आएगा तो ये ले नहीं सकते, ये वापस करना होगा। और ऐसा ही 10 दिन चलेगा तो हमारा क्या करेंगे, कहां से बांटेंगे पैसा? तुम जल्दी आओ। मैं अपना सब कार्यक्रम छोड़कर परिवार के साथ गोवा में था, छोड़कर सुबह उठ के मुंबई गया, घंटा बजाई और इशू क्लोज किया। इतना पैसा लोग देने के लिए तैयार है। देश में पैसे की कमी नहीं है, देश में टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है,
देश में एप्रोप्रिएट विजन के साथ काम करने वालों की कमी है। अब कुछ आइडिया यशस्वी होती कि अभी मैं किसानों में ज्यादा काम करता हूं, तो मैंने तय किया कि विदर्भ में किसानों का एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 12% है। अब आप व्यापारी है तो आप अच्छी तरह समझोगे कि हमारे देश में जीडीपी ग्रोथ जो होती है वो काउंट 3 फैक्टर में होती है। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 12%, और कोल्हापुर जिले का कितना है 21%, सांगली का कितना है 20%, और विदर्भ का कितना है 8%, 9%। ये क्यों है? अब क्यों है इसकी चर्चा नहीं कर रहा है, पर है। और इसलिए हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट एवरेज 12% है। अभी मैं योगी जी के साथ था, तो योगी जी ने मुझे कहा कि नितिन जी, खाना खाने के बाद 1 घंटा मुझे आपसे बात करनी है, आप समय दो। वो कोई बात नहीं। तो मुझे उन्होंने बताया कि ये उत्तर प्रदेश में मैं क्या करना चाहिए जिससे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी बनेगी। बोला पहली बात, उत्तर प्रदेश की स्कूटर, ऑटो रिक्शा, कार, ये किसानों ने तैयार किए हुए 100% बायो इथेनॉल पर चलनी चाहिए, जिससे गांव की इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाएगी। फिर मैंने उनको कहा कि ये टप पे बैठने वाली बसेस है, हॉर्न छोड़कर सब बचता है, पूरी बसेस इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करो, 1 पैसा तुम मत लगाओ, मैं तुमको 10,000, 20,000, 25,000 बसेस दिलाता हूं, और सब उत्तर प्रदेश की जनता को एयर कंडीशन बस में घुमाओ, रोजगार मिलेगा। 50 ऐसी चीजें हैं कि जो बिन पैसे से हो सकती है, पर उसके लिए कहीं ना कहीं अभी एक आउट ऑफ बॉक्स आइडिया आपको बताता हूं। अब हमारे देश में 16 लाख करोड़ का कोल का इंपोर्ट होता है, तो मेरे मन में आया कि ये इंपोर्ट कैसे कम होगा। तो मैंने उनको कहा कि तुम ऐसा करो कि हम बांबू लगाएंगे किसान, और मैं अभी डिक्लेयर करने वाला हूं कि गन्ने के भाव से बांबू खरीदी करेंगे। और एक भीमा बांबू है जो 1 एकड़ में 200 टन होता है 2 साल के बाद। और एक मशीन अपने आप MIDC में मैंने काफी उद्योजकों को बुलाया और मशीन डेवलप करने के लिए बोला, और डेवलप हो गई मशीन। अब 3 mm से 20 mm तक के टुकड़े बांबू के होते हैं, और गन्ने के भाव से बांबू है 3,000 रुपए, 3,200-3,500 रुपए टन अगर फैक्ट्री है तो चलता है। तो मैंने कहा ये बांबू तैयार करो और बांबू बेचो। और मुझे मतलब मैं अकेला ही 5,000 टन पर डे खरीदी करूंगा। 5,000 टन है 500 ट्रक पर डे। और ऐसे और कोराड़ी, खापरखेड़ा और सब करेंगे तो 10,000 ट्रक बांबू लगेगा, और 10,000 ट्रक बांबू लगेगा तो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। अब कोयले की कैलोरिक वैल्यू पर यूनिट, उसकी फ्यूल कॉस्ट, ये ₹1.10 है, और हमने बांबू की कॉस्ट ₹1.2 लाई। यानी कोल से बांबू सस्ता है, तो बांबू की 2 लाख करोड़ की इकोनॉमी बन सकती है। और विदर्भ में अगर ये 50,000 करोड़ की बनेगी तो गढ़चिरौली, सिरोंचा, एटापल्ली, अहेरी सब जगह लोगों को काम मिलेगा। फिर मैंने सोचा कि कचरा निकलता है नागपुर में, ये नागपुर महानगर पालिका 700 रुपए टन ये कचरे का पैलेट बनाकर ये सीमेंट फैक्ट्री भेजती है। फिर मैंने इसमें संशोधन किया, क्योंकि आपको मालूम है टॉयलेट का पानी हम ही बेचने वाले देश के पहले, जो शहर का टॉयलेट का पानी बेचकर 300 करोड़ रुपए साल के कमाते हैं। फिर मैंने कल कमिश्नर को कहा कि तुम चंद्रपुर क्यों लेके जा रहे हो, तुम ये 400 टन तैयार करते हो, मैं 1000 टन रोज के खरीदी करने के लिए तैयार हूं। पूरा तुम्हारा 18 साल पुराना कचरा खाली कर देता हूं, 300 रुपए टन बचा दो, और मेरे से भी कोई मिलता तो उसको भी दे दो, पूरा 1000 टन दे दो। मैं बोले हम तैयार हैं, हमारे पैसे बच जाएंगे। कितनी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। यानी कोई आदमी, ये जो सर्कुलेशन इकोनॉमी है, वेस्ट टू वेल्थ, ये बहुत बड़ी है, पर इसमें कोई ना कोई पीछे लगकर काम करने वाला चाहिए। यह ऐसा नहीं होता कि एक निवेदन देना, फोटो निकालना, नव भारत में फोटो आ गया, गडकरी से मुलाकात हो गई, ये मांग की। और मांग तो ऐसी होती है कि व्यापारियों को पेंशन चालू करो। अब व्यापारियों को पेंशन चालू करो, मांगने वालों को भी संकोच नहीं होता, मुझे दिया है वो। अब कोई भला लंगे, लूड़े, बहरे है, दिव्यांग है, विधवा है, 90 साल की है, अनाथ है, उसको पेंशन दो तो समझ सकता। नहीं, अजय संचेती को 10,000 रुपए में ना पेंशन दो, साले लोग मारेंगे जूते हमको।
वो अजय संचेती 100 लोगों को पेंशन देता है और तुम बोलोगे इनको दो, तो हास्यास्पद होगा। कोई पेंशन व्यापारी नहीं मांगना चाहिए, वो स्वाभिमान से रहेंगे। अरे हम पेंशन मांगेंगे नहीं, हम 1000 लोगों को देंगे, उनको संभालेंगे, ये कहने वाले चाहिए। और ये ताकत है तुम्हारे में। और इसलिए आपको मैं बताता हूं कि ऐसे बहुत इनोवेटिव काम है। पहली बात तो आप अभी कौन सा टैक्स अपना एलबीटी, तो एलबीटी में कल मैंने स्टडी किया, आप आए थे। एलबीटी में कानून है कि ये कारपोरेशन वाले आपको करोड़ों की लाइब्रेरी लगा देते, बाद में लगाने के बाद अपील की प्रोविजन है, पर अपील के पहले पूरा पैसा भरना पड़ता है, ये समस्या है। अब कमिश्नर ने कहा, मैंने पहली बार सुझाया था, प्रवीण जी और इनके सबके पीछे लगी है, एक 3 लोगों की कमेटी अपॉइंट करिए ताकि कोई करप्शन का आरोप नहीं करे, एक जनता दरबार भराइए और एक बार एलबीटी को खत्म कर दीजिए, ये खत्म हो जाएगा। पर यह भी क्यों बाकी है? क्योंकि तुम्हारे नेता केवल एक बार पत्र देते हैं और जो भाग जाते तो 2 साल दिखते ही नहीं, फिर 2 साल के बाद एक पत्र देते हैं। मैंने कल उनको पूछा था कि शादी हो गई, बैंड बज गया, थोड़ी बच्चे होते हैं, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। अब तुम कुछ नहीं करते और बोलते गडकरी साहब बच्चा नहीं हुआ, बच्चा नहीं हुआ, मैं क्या करूंगा? हर चीज के पीछे लगना पड़ता है, मैं भी लगता हूं। अगर एक ब्रिज बनाना है तो रोज पूछता हूं क्या हुआ। एक पेड़ लगे नागपुर में, अभी मैं आया था, टुकड़ो जी पुतले से लेकर पेड़ सूख गए। पहले जयंत खड़गकार ने उत्साह में आके पेड़ लगाए वहां और बोर्ड गिर लगा दिया कंस्ट्रक्शन का, अब गायब हो गया बोर्ड उसका, अब पानी नहीं डाल रहा कोई। मैं घर जाके फोन करूंगा और वहां पानी डालने की व्यवस्था करूंगा तो पेड़ जिंदे रहेंगे, नहीं तो मर जाए, कोई चिंता नहीं। मैं नागपुर शहर को अपना परिवार मानता हूं और नागपुर शहर को अपना घर मानता हूं। इस शहर में कांग्रेस वाला हो, भाजपा वाला हो, शिवसेना वाला हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, कोई भी हो, मैं मानता हूं ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है। और यही हमें कहा है, बताया, सिखाया। तो मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि हर चीज के पीछे लगना सीखो। मैं नागपुर में ट्रांसपोर्ट नगर की बात करता था, 4 बार बोला, अभी देवेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात की, 1200 करोड़ रुपए दिए नागपुर में लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए। मैंने कलेक्टर को, देवेंद्र मीटिंग ली, मैंने कलेक्टर को दौड़ाया और कहा जगह देखो। अभी उनने जगह देखी, अभी तक व्यापारी आघाड़ी का एक भी एसोसिएशन का कोई निवेदन नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई मांग नहीं, कोई नहीं आया। अगर 1200 करोड़ नागपुर ये 0 माइल है और देश की लॉजिस्टिक कैपिटल बन सकती है, और देश में लॉजिस्टिक कैपिटल बनेगी तो तुम्हारे उद्योग व्यवसाय 3 गुना 4 गुना बढ़ेंगे। ये विजन है, पर इसके बारे में कोई विचार नहीं हुआ। कल मैंने उनको एक कागज थोपा, हम लोग अभी 4 लेन रोड बना रहे, मेयो हॉस्पिटल से लेकर सुनील होटल तक। उसमें दही मार्केट आता है, लोहा मार्केट आता है, वो गंगा कारपोरेशन की बिल्डिंग आती है, अनाज बाजार आता है, जगह कारपोरेशन एनआईटी की है। अब मेरी इच्छा है कि हर जगह पर अंडरग्राउंड पार्किंग के साथ 4 लेन रोड के साथ आपको सुखी बनाए, सुखांक बढ़ाए आपका। आप एयर कंडीशन मार्केट में बैठे, आप शक्कर के बोदी इस पे बैठते हो, बोरे पर, सुपारी पे बोरे पे बैठते हो। मेरी भावना है तुम एसी में बैठो, तुम्हारी गाड़ी अंदर पार्किंग हो और बढ़िया ठाट से धंधा करें। अब 6 मार्केट बनाने के लिए मैं तैयार हूं और मुझे मीटिंग बुलानी थी। कल मैंने रिमार्क लगाया तो मैंने कहा कि एसोसिएशन के कौन कौन पदाधिकारी लेकर तो ना, इसे कल आए, तब मैंने इनको कहा ढूंढो और एक एसोसिएशन के 5 पदाधिकारी ले आओ, आर्किटेक्ट अपॉइंट करो, नक्शा तैयार करो, मुझे ला के दो। और हमने नियम बनाया कि जिसका पुराना मकान है वह किराएदार जितनी स्क्वायर फीट जगह है उतनी नई बांधकर कॉस्ट ऑफ प्राइस में देंगे। यानी मार्केट का रेट 15,000 होगा तो उसको 2,500 रुपए में मिलेगी। अब हमने योजना बनाई, अभी आप सहयोग करोगे तो हो पाएगा ना, सब प्रवीण डट के थोड़ी कर सकता है, मैं थोड़ी कर सकता हूं, गिरीश व्यास थोड़ी कर सकता है। आप फोकस करो। अब हमने बहुत लकड़गंज में जगह पड़ी है बड़ी बड़ी, वो कृष्णा खोपड़े जी ने
बावनकुळे उस समय पालक मंत्री थे। वो लकड़गंज थाने को बनाना और क्वार्टर बनाना, ये बनाना, मुझे डाउट लग रहा था कैसे होगा कैसे होगा, पर उन्होंने पीछे लग के करा ही लिया। अब कितना सुंदर लकड़गंज पुलिस स्टेशन बना, कितना अच्छा पीछे में उसके रेसिडेंशियल अकोमोडेशंस बनी। अगर नागपुर शहर के सब पुलिस स्टेशन अच्छे बन जाएंगे तो नागपुर सुंदर होगा, नागपुर शहर के सब गार्डन अच्छे होंगे तो नागपुर सुंदर होगा। नागपुर शहर में सब खेलने के मैदान, इतना बड़ा क्रीड़ा महोत्सव होता है, 60,000 बच्चे खेलते, आपके बच्चे खेलते हैं। अगर हम खेलने के मैदान और स्विमिंग टैंक बनाएंगे तो बच्चे खेलेंगे, नहीं तो तुम्हारे यहाँ और मेरे यहाँ के बच्चे दिन भर मोबाइल पर टुक 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 चलता है। कहां से आया मोबाइल मुझे मालूम नहीं, साली पीढ़ियां बर्बाद कर रहा है। और दिन भर आज वो कार्टून देख रहा है और फिर वो पोर्न फिल्म देखेगा दिन भर, और क्या होगा देश का। इसलिए हमें अपने बच्चों को तय करना है कि मेरी इच्छा है कि नागपुर में 1 लाख लड़के लड़कियां शाम को, चाहे व्यापारी की हो चाहे किसी की हो, गरीब की हो, वो ग्राउंड पर जाकर खेले 2 घंटे, 2 घंटे खेले। ये हमारे अवेयरनेस के साथ, कल मुझे आया था शांति नगर में खेलने का मैदान है, तो मैं वहां गया था तो कृष्णा वो आए थे, तो मिलो आपके 50 लाख बाकी है, मिलो दे दो, सब ग्राउंड पे लाइट लगा दो, चमका दो, ताकि शांति नगर के बच्चे रात को 11 बजे तक खेलते रहेंगे, हमारी महिलाएं खेलती रहेंगी, लड़के खेलते रहेंगे, सीनियर सिटीजन खेलते रहेंगे। मुझे पता नहीं था, संदीप जोशी ने मुझे कहा कि यशवंत स्टेडियम पर महिलाओं के लिए क्रीड़ा महोत्सव लेंगे। मैंने कहा महिला कहां आएगी, आएगी क्या? 4000 महिलाएं आई, 4000 सीनियर, 60 साल के ऊपर की भी आई। वीआरसी में सीनियर सिटीजन का कार्यक्रम हुआ, 5000 लोग आए, झंडा भाजपा का था। हम कितने भी भाषण पिलाएंगे तुमको, तुम थक जाओगे, और अगले बार बोलेंगे पार्टी भी नहीं होना और गडकरी भी नहीं होना, आप घर जाओ, साले पागल करने का टाइम आ गया। एक के पीछे एक कार्यक्रम और एक के पीछे एक भाषण, जो आता वो चढ़ता ही है। कोई सभा हुई कि प्रवीण दटके का भाषण, नितिन गडकरी का भाषण, आमदारों का भाषण, कोई प्रभारी आया चेनु भाऊ संचेती, उनका भाषण, चेहरे सूख गए थे लोगों के। इससे नहीं होगा। हमें आप में से एक एक व्यक्ति को आपके व्यापारी आघाड़ी के समस्या को भी सुलझाना है और हमारे पूरे विकास में उनका योगदान भी लेना है, और इसके लिए हमारी आघाड़ी एक्टिव बने। और इसलिए नागपुर के मार्केट्स है, हम बनाने के लिए तैयार है ना, हम बड़े बड़े मार्केट्स बनाने के लिए तैयार है, तुम एक्टिव बनो। अब बोलते प्लास्टिक का मार्केट बना देंगे, हम बोलो आप हार्डवेयर का बना देंगे, आप बोलो कपड़े का बना देंगे। ये मैं हॉस्पिटल अपना गीता मंदिर के सामने हाउसिंग बोर्ड की जगह बैठी है, हमारी सरकार है, देवेंद्र जी है वहां, मुख्यमंत्री है, हमारी बात मानते हैं। मैं अभी एक बड़ा 3-4 लाख स्क्वायर फुट का मार्केट कपड़े का रेडीमेड गीता मंदिर के सामने कर दो, पूरे बरडी मेन रोड का मार्केट इधर आ जाएगा, लोगों को पार्किंग मिलेगा। मेरा सुझाव यह है कि नागपुर की व्यापारिक विकास में व्यापारी आघाड़ी के क्या सुझाव है। नागपुर के इंडस्ट्रियल और व्यापारिक विकास में हमारी कौन सी जुनैन लेजिटिमेट अड़चने हैं, हमें कारपोरेशन से, हमको एनआईटी से, हमको राज्य सरकार से, भारत सरकार से क्या मदद चाहिए, और ये कोई ना कोई इसके पीछे लगेगा तभी होता है। मिहान आया, आपको याद है एक समय मैं मिहान में एमएलए था, यशवंत स्टेडियम पर कार्यक्रम किया था कि ऐसा मिहान बनाना है। बाद में क्या हुआ, सरकार चली गई अपने, फिर 3-10 साल बंद पड़ा मिला, हम पीछे पड़े रहे। देवेंद्र जी ने भी मदद की। आज मिहान में 68,000 लोगों को रोजगार मिला, 68,000। और 2024 मई में लोकसभा का चुनाव है, और मैंने तय किया कि मेरे चुनाव के पहले 1 लाख लोगों की यादी प्रकाशित करूंगा जिनको मिहान में रोजगार मिला। अब मुझे बताओ, 1 लाख लड़के अगर 30,000 रुपये, 40,000 रुपये महीना मिलाएंगे तो पैसा कितना होता है। फिर वो पैसा रेडीमेड गारमेंट खर्चा करेगा, रोज रात को कॉफी पिएगा, फिर होटल में जाएगा, रेस्टोरेंट में, फिर और भी बहुत कुछ करेगा। तो उससे इकोनॉमी
यानी मैं बहुत कुछ करेगा ना, अच्छा करेगा। तो नेचुरली इससे इकोनॉमी मल्टीप्लाई होगी, और इकोनॉमी मल्टीप्लाई होगी कि नागपुर की ग्रोथ बढ़ेगी, और नागपुर की ग्रोथ बढ़ेगी कि नागपुर इकोनॉमिक कैपिटल बनेगा, नागपुर ये उद्योग राजधानी होगी, तो नागपुर में सब धनवान बनेंगे और नागपुर प्रगति और विकास की ओर आगे जाएगा। तो हम लोग हमारे सोच के साथ हमारी न्यायिक मांगों को पूरी करने का भी फॉलोअप करें, अच्छी अच्छी विजन के साथ मांगे भी करें, और उसके साथ साथ शहर को सुखी समृद्ध संपन्न बनाने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए, ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए, उद्योग व्यापार को बढ़ाने के लिए, अच्छा क्लाइमेट तैयार करने के लिए कैसे मार्केट बना सकते हैं, ट्रांसपोर्ट नगर, पूरे ट्रक शहर के बाहर जाए रिंग रोड पर, और सब शहर का प्रदूषण कैसे कम हो, और नागपुर सस्टेनेबल कैसे बने, ये आप सब लोग मिलकर हमको करना है। दो चीजें आखिर में मैं कहूंगा कि एक कल्पना है, आप सब लोगों का सहयोग मिला तो वो कर सकते हैं, कि नागपुर में हर व्यक्ति अपने घर में, अब जिनका फ्लैट है उनके लिए नहीं कह रहा हूं, जिनका प्लॉट है उनके लिए कह रहा हूं, हर व्यक्ति अपने घर में एक संतरे का पेड़ लगाए। और मैंने एक नर्सरी को कहा है कि 2 साल के अंदर संतरा लगता है, ऐसी प्लांट मुझे तैयार करके दो। नागपुर ऑरेंज सिटी है और टाइगर कैपिटल है, वर्ल्ड में हमारी आइडेंटिटी है, और इसलिए आज अगर हर व्यक्ति एक पेड़ लगाएगा तो ऑरेंज सिटी हमारी जो स्पिरिट है वो मजबूत होगा। और दूसरी बात, नागपुर को जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से मुक्त करना, बहुत काम करने की जरूरत है। अब नाग नदी का 2400 करोड़ का प्रोजेक्ट मंजूर किया है। हम धीरे धीरे कचरा मुक्त नागपुर करें, हम गंदा पानी नागपुर में नहीं रहे, स्वच्छता रहे, सर्कुलेशन इकोनॉमी में प्लास्टिक, ग्लास, मेटल का रिसाइकलिंग हो। अभी दिल्ली में कचरे के पहाड़ है 3 बड़े बड़े, मैंने पहाड़ तोड़ डाले, 20-20 मीटर नीचे चले गए, 30 लाख टन कचरा मैंने रोड में डाल दिया। अहमदाबाद में कचरा, 30 लाख टन कचरा डोलेरो अहमदाबाद रोड में डाल दिया। तो हम क्यों नहीं कर सकते? सब कर सकते हैं। इकोनॉमी बढ़ेगी तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो धनवान लोग बनेंगे, समृद्ध और संपन्नता आएगी, और इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में प्रोटेक्ट करेंगे तो शुद्ध हवा मिलेगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा, डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा आदर्श शहर बनाने में भी हम लोग उसके लिए सहयोग करेंगे, उसमें शामिल होंगे, और हमारी भी मांगे रखेंगे, हमारी समस्या को भी सुलझाएंगे। और जो समस्या है, मैं हूँ, देवेंद्र जी है, हमारे सभी आमदार है यहाँ, हम जरूर उसको सुलझाएंगे। हम सब कर रहे हैं, न होने वाले काम कर रहे हैं। ये कमाल टॉकीज से लेकर दिगोरी तक पुल बना रहे, मेरा बीच में मेरा मन आया कि ये नहीं करना चाहिए, लगभग मैंने कैंसिल कर दिया था। फिर प्रवीण डट के, विकास कुमार, मोहन मते मेरे पास पीछे पड़ गए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, मतलब होना चाहिए तो होना चाहिए, करो। तो मैं 1200 करोड़ रुपए का ब्रिज बना रहा हूं। और मेरा आज मैंने प्रवीण को, विकास को कहा था कि ऊपर से वो रेलवे क्रॉसिंग है, काले मार्बत की तरफ जाता है, पीली मार्बत की काली मार्बत, कौन सी है वहां? पीली। तो आज ही मैंने कहा कि उससे ऊपर से ब्रिज बनाकर और डायरेक्ट उरकुटी जी के घर के पास रोड बना देंगे, ताकि ऊपर के ऊपर लोग जाएंगे। और लालगंज का भी बना है। अब कितना कठिन है कि नाइक तालाब अच्छा बनाओ, तो सुबह जाओ, रात को जाओ और मध्यरात्रि को जाओ, हर समय आपको एक चीज देखने के मिलेगी, कोई ना कोई वो हकते होगा या कोई ना कोई मुत्ते होगा। अब तालाब कैसे अच्छा बनेगा? कितनी कठिनाइयां है पानी अच्छा करना। अभी उसमें वो मालक मेरे पास आया, वो मुझे बोले ये तालाब मैं दे रहा हूं, इसका TDR मुझे दो। मतलब कल तालाब किसका है? बोले मेरा है। अभी तेरा क्या है? हमारा तालाब है। मतलब वो अतिक्रमित हो गया, तेरा अधिकार चला गया, ये नसीब समझ कि इनके पैसे में दिला रहा हूं तेरे को। आइंदा तालाब का सब्जेक्ट भी लेके नहीं आना, TDR भूल जाओ मंडे, कुछ नहीं, हमारा तालाब हो गया। वो पूरे लोगों को हमने न होने वाला काम
27,000 घरों को मालकी हक के पट्टे दे दिए, रजिस्ट्री शुरू हो गई और उनको हमने मालक बना दिया बांग्लादेश को। अब ये कठिन काम है, हो रहे। आपका आशीर्वाद, आपकी शुभकामनाएं, आपका सहयोग इसकी ताकत है। ये काम मेरे कारण नहीं हो रहे, देवेंद्र जी के कारण नहीं हो रहे, ये मंच पर बैठे हुए किसी एमएलए एमपी के कारण नहीं हो रहा है। इस काम का श्रेय अगर किसी को है तो मेरे सामने बैठे हुए तमाम जनता को, भाई और बहनों को है। क्योंकि आप हमारे विजन को सपोर्ट नहीं करते, आप सहयोग नहीं करते, आप शुभकामनाएं नहीं देते, हमारे चुनाव में रात दिन धूप में घूमते नहीं। कल मेरे यहां परसों 400 कार्यकर्ता आए थे, पुराने कार्यकर्ता, और मुझे एक कार्यकर्ता, एक बोला, एक 80 साल के कार्यकर्ता है, उन्होंने बोला ये चुनाव के दिन एक वाटर बैग में एक पानी लेते हैं, थैला लटकाते हैं, घर से एक डब्बा लेते हैं और सुबह से लेकर शाम तक लोगों को निकालना और काम करना करते हैं। शाम को मतदान खत्म होता है, पेटी निकलती है, अपने घर चले जाते हैं। उनको पार्टी ने क्या दिया? दंडाधिकारी बनाया, मान सम्मान मिला, कोई उसका पोस्टर में नाम आया, नाम तो नितिन गडकरी का झलक रहा है, नाम प्रवीण डटके का, देवेंद्र फडणवीस का फोटो लग रहा है, उसको क्या मिला? हमें लाल दिए की गाड़ी मिली, अभी लाल दिया तो मैंने खत्म कर दिया, पर अब पुलिस वाले सैल्यूट मार के आगे पीछे, किसके कारण आए? ये याद रखना चाहिए सब एमएलए एमपी ने और नगर सेवकों ने भी, कि हमारे कारण नहीं बने हम, हमारे कार्यकर्ताओं के कारण और जनता के समर्थन के कारण, आशीर्वाद के कारण हम बने। और हम उनको लॉयल है, वो मालिक है, हम नौकर है, हम विश्वस्त है, और उनके लिए हमको काम करना है। उनका समाधान हमारा समाधान है, उनका डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, ये हमारा कन्विक्शन है। उनको सब दृष्टि की सुविधाएं प्राप्त करके देना हमारा कर्तव्य है, और इसी भाव में हम काम करते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि आपके सहयोग से हम बहुत सी कठिन समस्याओं को सुलझाएंगे। मुझे बहुत खुशी है कि आज सम्मेलन हुआ, आपकी बहुत सी समस्याएं मेरे पास आई, मैंने इसका बहुत कल अध्ययन भी किया। जो होने लायक है, जो निश्चित रूप से करेंगे, जो नए होने लायक है, वो खराब आदत है, हमको आदत से मजबूर है, तो आपको बुलाकर बोलेंगे कि हो नहीं सकता। और जो करने के लिए राज्य सरकार और भारत सरकार ने कोशिश करनी है, वो जरूर करेंगे। फिर से एक बार आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।